सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मुल्क की तरक्की के लिए लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है और इसी ज़रूरत को समझते हुए हुकूमत मुल्क में मकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी लाने की भरपूर कोशिशें कर रही है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में पाकिस्तान की शिरकत भी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा कहा जा सकता है। बीजिंग में होने वाली दूसरी पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने $5 अरब तक चीनी इन्वेस्टमेंट का हदफ रखा हुआ है। अब यह तवक्को की जा रही है कि न सिर्फ SCO समिट बल्कि बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 70 से 75 MOUs, 40 से ज़ायद जॉइंट वेंचर्स और 100 से ज़ायद एग्रीमेंट्स में न सिर्फ दस्तखत किए जाएंगे बल्कि उन्हें तकमील तक ले जाने की भी भरपूर तरीके से कोशिश की जाएगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और हुकूमत के ताउन के नतीजे में 850 बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स की जा चुकी हैं और इनके नतीजे में $600 मिलियन से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट मुल्क में आने की उम्मीद की जा रही है। टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, IT और फिशरी वो अहम सेक्टर्स हैं जिन पर इस वक्त भरपूर तवज्जो मरकूज करते हुए हुकूमत अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ट्रेड डिप्लोमेसी और इन्वेस्टर फ्रेंडली रिफॉर्म्स का इरादा रखती है ताकि चीनी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अब रिवायती तौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चैनल्स पर तो काम किया जा रहा है, अब साथ साथ बिजनेस टू बिजनेस चैनल्स के लिए फैसिलिटेशन भी की जा रही है। इन इक़दामात को हुकूमत और SIFC की मुकम्मल हिमायत हासिल है जिसका मकसद इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ अहम सेक्टर्स में बिजनेस डील्स को बेहतर बनाना है। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंजीनियरिंग के बेहतरीन हुकूमती इक़दामात के नतीजे में सिर्फ पिछले साल ही अगर हम देखें तो अमेरिका से $1.2 बिलियन से ज़्यादा के MOUs और एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं और इनमें से 20% अब तक मुकम्मल भी किए जा चुके हैं। इन्वेस्टर्स की फैसिलिटेशन के लिए बड़े एयरपोर्ट्स पर चीनी इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशल लाउंज, वन विंडो ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर्स और वीज़ा निज़ाम के रिफॉर्म्स भी शामिल हैं। अब हुकूमत ने पाकिस्तान को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए शेंज़न मॉडल को अपनाया है। कल्चरल और पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी को भी नई हिकमत अमली में शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने ट्रेड सर्किल को बढ़ाने के लिए तमाम सॉफ्ट पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानियों की महारत के फ़र्क को दूर करने के लिए चीनी इदारों से अब पेशा वराना तरबियत भी ली जा रही है। पाकिस्तान पर चीनी इन्वेस्टर्स के एतमाद का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ इसी साल 200 चीनी कंपनीज़ ने पाकिस्तान का दौरा भी किया है। तो अब ये बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग जो होने जा रही है 4 तारीख को, इस पर 75 MOUs अगर साइन होते हैं, 40 जॉइंट वेंचर्स पर काम होता है और 100 से ज़ायद एग्रीमेंट्स भी अगर हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है और उसका कितना फ़ायदा पाकिस्तान की इकॉनमी को हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर इन्वेस्टमेंट के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये कितना इंपॉर्टेंट दिन इस वक्त आपको लग रहा है 4 सितंबर, जहां पर कई चीनी कंपनीज और पाकिस्तानी कंपनीज के बिजनेस टू बिजनेस जॉइंट वेंचर्स होने, एग्रीमेंट साइन होने, MOUs होने, कितनी अहमियत है अभी इस दिन की? जी, ये डायरेक्शन दुरुस्त है क्योंकि जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट किया है CPEC के फेज में, वो तभी अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो, ट्रेड कॉरिडोर वो तभी बन पाएगा। ये एक सही कदम है और इसमें हुकूमत अपना जो भी फैसिलिटेशन कर सकती है वो कर रही है और उनको करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, हमें एक कुछ रियलिटी चेक है। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एवरेज है पिछले 30 बरस की, वो कोई $1-1.25 बिलियन सालाना रहती है। तो हमें बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो वाकई ही मटेरियलाइज हो सकते हो उनको मीडिया के ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो एक मुल्क के लिए आप इंसेंटिव नहीं दे सकते, आपको क्रॉस द बोर्ड रिफॉर्म करनी है ताकि लोकल इन्वेस्टर भी एक्सपैंड करें। और मेरी अभी भी बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि सिर्फ चीनी कंपनियों के मजबूत पाकिस्तानी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर ही वे फॉरवर्ड है ताकि वो एक दूसरे से सीखेंगे कारोबार कैसे करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। और इसके अलावा रिस्क जो है खास चीन पर जो ज़्यादा हुआ था उसके बाद उसका आहिस्ता आहिस्ता से दबाव किया, अच्छी बात है और अल्लाह करे कि उसके अंदर कुछ मेजर प्रोजेक्ट। अभी ये खाली MOU और अनाउंसमेंट जो हैं उनको तो लोग अब सियासी नजर से लेते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट कि अब ये दूसरी एक चीज ये भी अहम है कि बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स में हुकूमत की हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं है। हमारा बिजनेस प्लान मैच्योर है, बड़ा है, दुनिया को समझता है
उनको चाहिए कि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसे इदारे बनाएं जो इसको फाइनेंस भी करें, फिजिबिलिटीज भी बनाएं, उसको सपोर्ट भी करें। एसआईएफसी का काम शुड बी लिमिटेड टू गवर्नमेंट परमिशंस और गवर्नमेंट के जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का लिंक होता है। और हम सब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो हमने देखा है कि अक्सर बात एमओयू पर आकर अटक जाती है। पाकिस्तान ने पिछले 18 to 24 मंथ्स में शायद दर्जनों की तादाद में एमओयू साइन किए, लेकिन उससे फिर मामला आगे नहीं बढ़ पाता। अब ये बिजनेस टू बिजनेस एमओयूज़ की कितनी अहमियत होती है और एक राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए किसी भी एमओयू को आगे लेकर सही तौर पर चलने की? जी, इसकी राइट स्ट्रेटजी ये है, प्राइवेट सेक्टर को आप लीड दीजिए, उनसे क्लस्टर्स जिनमें चाइना का इंटरेस्ट है उनको प्रपोजल्स, फिजिबिलिटीज, लेट प्राइवेट सेक्टर मेक इट। हमें उनके लिए कोई फाइनेंसिंग की विंडो, उनको इंसेंटिव्स की विंडो बनानी चाहिए। चीनियों के जो 2-3 कंसर्न है, सिक्योरिटी के हैं, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के हैं और लेजिटिमेट हैं, और जो उनका तजुर्बा आईपीपीज में हुआ है, उसके बाद हुकूमत को चाहिए कि कॉन्फिडेंस दे कि प्राइवेट सेक्टर इज द वे फॉरवर्ड। और यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि प्रोजेक्ट बनाना हुकूमत का काम नहीं है। तो ये जो एमओयूज होंगे, अगर तो लेजिटिमेट प्राइवेट सेक्टर कर रहा है तो आई हैव नो टू बिलीव हो जाए, क्योंकि उनको आता है काम। अगर हुकूमत आ रही है और हुकूमत चाहती वो उनके तरीके से हो, वहां मुझे थोड़ा सा मसला होता है, क्योंकि देयर इज टू मच गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। ये काम जिसका है उसको करने दे, एंड वो एहसन तरीके से कर रहे हैं और वो बेहतर कर पाएंगे। और उनको यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जो भी उनके टैक्सेशन के मसले हैं, अगर इकोनॉमिक जोन नहीं चल पा रहे तो उनसे कहेंगे जी आप कीजिए, लेट देम टेक द लीड, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अंदर बिजनेस क्लाइमेट बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और हम साहब, इस वक्त जो इंटरेस्ट है चाइनीज़ कंपनीज़ का या चाइना के इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में, और ये अगर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट भी होता है तो इस पर कोई एतराज़ या कोई खदशात अमेरिका को तो इस वक्त नहीं होने जाएंगे, चूँकि उनका भी कुछ सेक्टर्स में इस वक्त इन्वेस्टमेंट का बड़ा इंटरेस्ट है, ख़ासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर में जिस तरह उन्होंने कमिटमेंट की है, इंटरेस्ट शो किया है, या माइंस एंड मिनरल सेक्टर में जिस तरह वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान आगे किसी मुश्किल में तो नहीं घिरने जा रहा? नहीं, इसमें दो है। एक एंगल तो ये है कि अगर हम ऐसी चाइनीज कंपनीज को ले आते हैं जो सिर्फ अमेरिका के टैरिफ इंक्रीज की वजह से यहां से माल बेचना चाहते हैं, तो कल को इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर हम जो ये जैसे आपने माइन एंड मिनरल्स की बात की, ये तो लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन है। अगर चाइना इंटरेस्टेड तो चाइना ऑयल एक्सप्लोरेशन में बिड करने से तो कोई नहीं रोक रहा। मेरा ख्याल है अमेरिकन ने जो फील्ड किए हैं वहां उनकी एक्सपर्टीज है और वो लॉन्ग टर्म है। इस वक्त तो हमें तो चाहिए कि हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक्सपैंड करे और उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी आए। तो वो टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका से आते तो टाइम लगेगा, और अमेरिका को भी इस चीज का पता है, और चीन से वो आ सकती है। इसलिए एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि जो चेंजिंग अनसर्टेनिटीज हैं इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी में, उसको हमने कैसे डी रिस्क करना है। अदरवाइज अगर हम करेंगे तो आपकी बात में वजन है, उसके अंदर फिर डिप्लोमेटिकली इश्यूज पैदा हो सकते हैं। सही। और अभी ये जो इस वक्त चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज़ के साथ मीटिंग्स और ये सारी मुलाकातें और डायलॉग्स वगैरह हो चुके हैं। अब इस वक्त काम को तेज़ कितना करना है? यानी ये एमओयू अभी साइन होते हैं, जॉइंट वेंचर्स की अभी कमिटमेंट्स होती हैं, तो ये विद इन फ्यू मंथ्स हमें ये सब कुछ होता हुआ भी नज़र आएगा, या ये भी बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं प्राइवेट कंपनीज़ की, वो आके पहले जायज़ा लेंगे, डेलीगेशंस आएंगे, दौरे होंगे, यानी ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट से कितने मुख्तलिफ होंगे? जी, ये मुख्तलिफ इस तरह होते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनीज को आपने कनेक्ट कर दिया है और उनको अगर एक वायबल प्रोजेक्ट दिखता है, अगर हमारी यहाँ की कंपनियां चीनियों के खदशात दूर करती हैं कि जी हम बिजनेस करेंगे, आप पैसा लगाइए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, प्रॉफिट भी है, तो ये चीज़ें कोई 6-8 माह के अंदर फिजिबिलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करें कि सस्ती चीन दे, उनके लोग भी यहाँ पर आए, सब कुछ वो करें और चाइना की इन्वेस्टमेंट आए, तो उसका मुझे बिल्कुल जल्दी होता नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि पाकिस्तान के अभी तक जो रिफॉर्म्स हैं इस इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के, जहां हुकूमत को असल फोकस करना है, आपके एफबीआर के इश्यूज हैं, आपके रेमिटेंस के इशू हैं, आपके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के इश्यूज हैं,
आई थिंक वहां गवर्नमेंट को देना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर इसको तेज करना है तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर लाइक एक स्पेस क्रिएट करें और लेट द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टेक इट फॉरवर्ड। हुकूमत कहे हम करते हैं, 4 वजीर तकरीरें करेंगे और उसके अंदर आप सियासी बयानात देंगे तो फिर ये मामला अटक जाए। अच्छा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो अहमियत है इस वक्त वो जॉइंट वेंचर्स की है, और जो वन साइडेड एग्रीमेंट्स या एमओयूज अगर साइन होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, तो शायद वो इतनी जल्दी वायबल नहीं हो सकते, उनके लिए फिर बड़ा वक्त दरकार होगा। जी, उसके लिए वक्त दरकार होगा। पाकिस्तान का इस वक्त रिस्क प्रीमियम हाई है। हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक्सपेंशन करना चाह रहा है, तो चीन के पास बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करे। बिल्कुल जो फील्ड नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वक्त लगता है और उसका रिस्क भी ज्यादा होता है। वहां पर जॉइंट वेंचर्स करें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके। और ख़ास तौर पे जो एरियाज़ हैं, जो हमारी एनर्जी ट्रांजिशन, एग्रीकल्चर है, आईटी और एआई हैं, सर्विस, वहाँ पर मुझे स्कोप दिखता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि आप ज़ीरो से आके फिजिबिलिटियाँ बनाएं, ज़मीनें ख़रीदें, परमिशंस लें, शुरू करें, आई थिंक इस वक्त चीन के बिजनेसमैन के पास उससे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल। सही। अच्छा, अरुण साहब, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप ये एक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी ज़रा थोड़ा सा कमेंट करें कि चाइना से हम इस वक्त अपने 1000 ग्रेजुएट्स को भेजकर एक जदीद टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स उनसे सीख भी रहे हैं, और इस वक्त जो हमारे मुल्क में सूरत हाल है, जो सैलाबी कैफियत है, उससे हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही सेक्टर ही सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो चाइनीज़ कंपनीज़ से हम कैसे इस सूरत हाल में फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं? यानी जो कुदरती आफात आती हैं, इनसे निपटने में हमें चाइना ट्रेन कर सकता है? जी, चाइना बिल्कुल ट्रेन कर सकता है, लेकिन इस वक्त हुकूमत को अगेन कुछ इदारे बनाने पड़ेंगे बजाय इसके कि मिनिस्ट्रियों के थ्रू चलें। जैसे क्लाइमेट चेंज है, मैं बारहा कह चुका हूँ, हमें एक मल्टीलैटरल या बायोलैटरल बैंक चाहिए जो क्लाइमेट हिट एरियाज है, हाउसिंग है, लाइवलीहुड्स है, वो उसमें फाइनेंसिंग अवेल करे जब भी इमरजेंसी आए, और उसकी उसमें एक्सपर्टीज हो। गिव इट बेस्ट एक्सपर्ट्स, ताकि चीनी उनसे डील कर सकें, पार्टनरशिप्स कराएं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंकिंग का, रिसर्च का, फैसिलिटेशन का, उसको प्राइवेट हैंड्स में प्रोफेशनल्स को देने की जरूरत है। और इस सेक्टर को अगर टॉप प्रायोरिटी देनी है, वो देखें ना, ज़रूरी तरक्याती बैंक कब का बंद पड़ा हुआ है। सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट कि हमारा एरिया रिसोर्सेज मूव करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वजीर इन्वेस्टमेंट। हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मॉनसून के ताज़ा स्पेल ने पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर को शदीद नुकसान पहुंचाया है। पिछली मूसलाधार बारिशों के बाद इस नए स्पेल ने पंजाब के किसानों के लिए मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। मॉनसून की तवील बारिशों ने कई फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। कॉटन की जल्द बोई जाने वाली फसलों को मौसम की इस तब्दीली ने इंतहाई हद तक मुतासर किया है। बावलनगर और गिरदुनवा में कपास की तकरीबन 95% फसल तबाह हो चुकी है। जुलाई में होने वाली बारिशों ने कपास के फूल को मुतासर किया और अब इस नए स्पेल से कपास की पैदावार भी मुतासिर हुई है। बारिशों में नमी बढ़ने की वजह से भी कपास की फसलों पर कीड़ों का ज्यादा हमला हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में 1000 एकड़ पर लगी कपास में से सिर्फ 50 से 60 एकड़ ही किसान को कुछ प्रॉफिट देने के काबिल हो सकेगी। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के मुताबिक 8 लाख एकड़ पर कॉटन की इब्तदाई फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। कॉटन की फसलें मुतासिर होने से जिनिंग फैक्ट्रीज में कपास की आमद में इंतहाई हद तक कमी भी हो सकती है। मूसलाधार बारिशों ने कपास, मकई और सब्जियों की फसलों को भी तबाह कर दिया है। बुआई में ताखीर से मकई की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। मॉनसून की जल्द आमद ने मकई की बुआई के लिए बारिशों के दरमियान वक्त कम कर दिया। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने ज़रई शोबे को शदीद मुतासिर किया है, जिससे कई देही बरादरियों को माली परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सब्जियां जिन्हें पानी देने के लिए एहतियात से काम लेना पड़ता है, वो बारिश के इजाफी पानी की वजह से तबाह हो गई हैं।
तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रांसपोर्ट के मसाइल मंडियों में सब्जियों की कीमतों में इजाफे का बाइस बनना शुरू हो चुके हैं। मुसलसल बारिशों ने देही सड़कों को भी खासा नुकसान पहुंचाया है, जिससे आमदोरफ्त मजीद मुश्किल हो गई है। बारिशों से ज़राअत को फ़ायदा ज़रूर पहुंच सकता है, लेकिन ये बारिश मकामी सैलाब में बदल गई और फिर खेतों में अब हमें पानी ही पानी खड़ा नजर आता है। मुकम्मल तौर पर नुकसानात का अंदाज़ा लगाना जाहिर है कि अगले 2 हफ्ते तक मुमकिन हो सकेगा और मानसून के अख्ताम पर ही ये बात तयशुदा होगी कि कितना तखमीना इस नुकसान का है। लेकिन माहिरीन इस बात से मुत्तफिक हैं कि अखराजात पहले ही तबाकुन हद तक पहुँच चुके हैं। बारिशों और सैलाब का असर न सिर्फ किसानों के लिए तबाकुन है, बल्कि मुल्क की मजमूई ज़रई पैदावार और मईशत के लिए भी अब एक अहम खतरा बन चुका है। सैलाब ने दरिया सतलुज, रावी और चनाब के किनारे वाक़ 2100 से ज़ायद देहात में चावल, मकई और सब्जियों की फसलों का सफाया कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक सैलाबी पानी आने वाले दिनों में मजीद ज़रई ज़मीन को निगल जाएगा। अशिया की कीमतों में होने वाला इजाफा कम आमदनी वाले देही और शहरी घरानों को भी शदीद तौर पर मुतासिर करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के नुकसानात को तमाम सनतों में यकसा तौर पर महसूस किया जाएगा और खुसूसी तौर पर ऑटोमोबाइल और खाद की फ़रोख्त में कमी आएगी। ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के असरात के नतीजे में खाने पीने की अशिया की किल्लत और इम्पोर्ट बिल में इजाफे का इम्कान है। चावल और कपास की पैदावारी नुकसानात की वजह से एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हो सकती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के नुकसानात की वजह से GDP ग्रोथ भी मुतासिर होगी। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की वजह से 1950 से अब तक तकरीबन 20 बड़े सैलाबों का सामना करना पड़ा है। बार बार आने वाले सैलाब पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक शॉक की तरह हैं, जो GDP ग्रोथ को कम करते हैं, खसारे को बढ़ाते हैं और लाखों अफराद को गुर्बत की गहराई में धकेल देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ और डिजिटाइजेशन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक क्लाइमेट रिजिलियंट और लो कार्बन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट को फंड्स फराहम करेगा। ADB के मंसूबे को छोटे किसानों के लिए जदीद काश्तकारी के आलात तक रसाई को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और साथ साथ ये इक़दाम एग्रीकल्चर सेक्टर के माहौलियाती असरात को कम करने की कोशिश भी है। क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट में जदीद ज़रई मशीनरी की इम्पोर्ट्स की जाएगी, जिससे कारकर्दगी में बेहतरी, ईंधन में कमी और ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में भी कमी होगी। अब नई मशीनरी इस वक्त इस्तेमाल होने वाले पुराने और नाकारा आलात की जगह ले लेगी, जिसमें ज़्यादातर 20 से 60 साल पुराने हैं। ADB के मुताबिक मौजूदा मशीनरी बहुत कम माहौल दोस्त और ईंधन का ज़्यादा अखराज करती है। नए प्रोजेक्ट के तहत छोटे काश्तकार जदीद आलात से बुआई और कटाई में आसानियां हासिल कर सकेंगे। मैकेनाइजेशन से एग्री प्रोडक्शन में इजाफा और बड़ी लेबर फोर्स के बजाय ऑपरेशनल अखराजात में कमी की तवक्को है। जदीद मशीनरी से कार्बन अखराज में वाज़े कमी आएगी और ज़राअत का शोबा इस वक्त 174 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज का बाइस बनता है, जिसका अहम हिस्सा चावल के पानी, फसलों की बाकियात को जलाने, खाद की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल और मवेशियों के इंतज़ाम से होता है। अब इन अखराज से 89.8 टन मीथेन और 83.7 टन नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। ADB मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट खवातीन को बाइख्तियार बनाने और पायदार काश्तकारी के तरीकों की तरबियत पर भी तवज्जो देगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में पंजाब का बड़ा हिस्सा शामिल है, जिसमें 76% गंदम, 62% चावल और मकई की पैदावार का 91% है। ADB के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलों की पैदावार में कमी हो सकती है, जिसमें गंदम की पैदावार में 5% और मकई की पैदावार में 6% तक की कमी की तवक्को की जा रही है। ADB एक सर्कुलर एग्रीकल्चर मॉडल कायम करेगा जो वसाइल की कारकर्दगी को फ़रोग देते हुए माहौलियाती असरात को कम करता है और जदीद मशीनरी को अपनाने की हौसला अफजाई। इस वक्त ज़ाहिर मौजूदा सूरत हाल इंतहाई बदतर है और किसान इस वक्त किन हालात का शिकार हैं। मियाँ उमर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो उमर मसूद साहब, ज़ाहिर पूरे पंजाब में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, उससे नुकसान का तखमीना अभी तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अब ये मौजूदा दिन और आने वाले दिन आप समेत दीगर किसानों के लिए कितने मुश्किल तरीन है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये है सर कि देखिए अभी जो पूरा पंजाब है, ऑलमोस्ट चंद इलाके बचे हैं जहाँ पे पानी नहीं आया। पूरा पंजाब जो किसान तौर पे एरियाज है, सब एरिया मुतासर हो गए हैं। आप कसूर से लेके इधर पिंडी पट्टियां और जंग और भखत तक जो है एरियाज हैं वो मुतासर हो गए हैं। दूसरी तरफ इधर मुल्तान और बाकी एरियाज अभी आगे पानी जा रहा है। अब हमारे मेन 3 दरिया हैं और तीनों में फ्लड आया हुआ है और लाखों एकड़ जो है, करोड़ों एकड़ आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। वहां पे कोई चीज नहीं है
और लोग जो हैं, गवर्नमेंट तो कह रही है पंजाब हुकूमत के 40 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं, लेकिन 40 लाख नहीं, मैं ये समझता हूँ कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल के कहीं और शिफ्ट हुए हैं या वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो अभी जो हालात है वो इंतहाई बुरे हैं, क्योंकि किसान तो पहले ही मरा हुआ था, पिसा हुआ था। मरियम साहबा ने जो पॉलिसीज बनी, उन पॉलिसी की वजह से इंतहाद का शिकार था। और से ये सलाह आ गया है जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी मुश्किलें हैं। जो संवाद हुई कोई 1000 से ऊपर बताई जा रही हैं अभी तक। तो अभी मजीद जो नुकसानात है वो जारी हैं। अभी जो हमारे दरमियानी इलाके हैं वहां पे पानी पहुंचना शुरू हो गया है। अभी जनूबी पंजाब में स्टार्ट हो गया है, यानी सतलुज इसी तरह हमारे हेडगाम तक पानी पहुंच गया है। इधर से रावी में अपना हेड नाई तक पहुंच चुका है, और चनाब में हेड मोहम्मद वाला को क्रॉस कर रहा है। ये सैलाबी रैला, और ये रैला ये नहीं है कि आएगा एक दिन में खत्म हो जाएगा, ये 5-5 10-10 दिन वो रहता है। और पानी जब 5-5 6-6 फुट खड़ा हो जाता है तो वो हफ्तों नहीं जाता वापस, और वो सूखता नहीं है, और उसकी वजह से मजीद बीमारियां भी फैलती हैं। और सबसे जो बड़ा मसला अभी के जानवरों का चारा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। सियालकोट वाली साइड पे बहुत बुरा असर है। इसी तरह हमारा जो कसूर में कंगनपुर का एरिया है, उस एरिया में बहुत बुरे हालात हैं। फिर और बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बंद टूट गए। और देखे कि आप हमेशा किसानों को, किसान ये कुर्बानी देते हैं इस मुल्क के शहरों के लिए और इस मुल्क के डैम्स को बचाने के लिए। किसान कुर्बानी देते हैं कि पानी किसानों पे जाए। तंजीमों को चाहिए वो आगे आए। मैं अपील करूं जितनी तंजीमें हैं उनसे, एनजीओ से, कि खुदारा आप इन इलाकों में पहुंचे, सैलाब ज़दगान जो हैं वो आपकी इमदाद मुंतज़िर है। इसी तरह मैं अपने जिम्मेदारों से भी अपील, किसानों से भी अपील करता हूं कि जो आप जिन एरियाज में हैं जहां पे सैलाब आपका नहीं आया, बाकी एरियाज में आप जो उनके जानवरों का चारा पहुंचाएं, कोई तूड़ी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ वसाइल बन सके। सही। और मैं साहब, ये सूरत हाल आगे कितनी संगीन हो सकती है? क्या किसी फूड क्राइसिस की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं? चूंकि अभी हम खबर सुन रहे हैं कि कपास के काश्तकारों को बहुत नुकसान हुआ, मकई की फसल जो इस वक्त सब्जियों की फसलें थीं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको इस वक्त शदीद नुकसान पहुँचा है और फिर आने वाले दिनों में एक बुरानी हालात की तरफ हम जा सकते हैं? सर, सबसे ज्यादा जो सैलाब से नुकसान पहुंचा है वो चावल की फसल को है, और उसके बाद जो गंदम है वो ऑलरेडी कम काश्त हुई, और उसकी वजह से वो अब उसका रेट तो सैलाब से पहले ही बढ़ चुका था गंदम का, और अब आने वाले दिनों में उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि गंदम की हमारे पास शॉर्टेज है। हमने गवर्नमेंट ने गंदम का रेट नहीं दिया, किसान ने 1000-1500 रुपए पर मन लॉस में बेची, जिसके वजह से अब वो गंदम काश्त नहीं था और गंदम कम काश्त हुई, और अब गवर्नमेंट को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह जो कॉटन है, कॉटन में बेमौसमी जो बारिशें हुई हैं, नमी की वजह से वो फसल खराब हो गई। बहुत सारे इलाकों में कॉटन जो थी वो खराब हो गई। फिर इसके अलावा मकई जो फसल थी हमारी, वो सैलाब से भी मुतासिर हुई, और रेट भी गंदम का जब रेट नीचे आया तो इसी तरह फीड मिलों ने भी गंदम खरीदनी शुरू कर दी और मकई की जगह गंदम यूज की, और फिर ये हुआ कि मकई का भी रेट नीचे आ गया। तो ये जो मेजर वो तो सारी डैमेज हो गई है, एक गंदम की वजह से और दूसरे सैलाब की वजह से। तो उमर साहब, ये बताइएगा कि अब इसमें डिमांड क्या है हुकूमत से, रिक्वेस्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है? ये नुकसान जो अब पूरा ज़राअत के शोबे को हुआ है, ये अब किस तरह से पूरा होगा? सर देखे, ये जो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि कम से कम जिन इलाकों में जो नुकसानात हुए सैलाब, उनको कोई कंपनसेशन मिले। और उसके अलावा फिर ये है कि आप जो फसलों के रेट हैं, आप 70 साल से जो वो गवर्नमेंट खरीदती थी, रेट फिक्स होता था, एक सिस्टम था, आपके पास स्टोरेज थी, पूरा मैकेनिज्म था। आपने वो सारा
एक साल में, अपने पहले साल में ही आते ही वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मियां उमैर मसूद साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब में इस वक्त ज़ाहिर है जो सूरत हाल है वो बयान से बाहर है। बड़ा नुकसान हुआ है, न सिर्फ जानी नुकसान बल्कि बहुत बड़ी हद तक माशी नुकसान भी हुआ। फसलें चावल, गंदम, कपास की, मकई की और सब्जियों की बहुत हद तक मुतासर हुई हैं। अब सिंध में क्या तैयारियाँ और सिंध के नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, पहले से यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। सूरत हाल इस वक्त क्या है? महमूद नवाज शाह साहब सदर हसीन आबादगार बोर्ड के, उनसे सूरत हाल जानेंगे ज़रा और उनसे पूछेंगे भी कि इस वक्त जो ख़ासतौर पर ज़रूरी शोबा है उसको इस सैलाब से कितना नुकसान हो सकता है। महमूद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी पंजाब की हम गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ मौजूद थे मियां उमैर मसूद साहब और वो बता रहे थे वहाँ तो चावल, इसके अलावा गंदम, मकई की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अब ये सैलाब खुदा न खास्ता अगर सिंध में आता है तो यहाँ पर जो तैयारी आप देख रहे हैं हुकूमत की इस आफत से निपटने के लिए, वो इत्मीनान बख्श आपको दिखाई दे रही है? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हमारे पास सैलाबों की तल्ख हकीकतें 2010 और 2022 की मौजूद हैं, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि इस वक्त खरीफ में जब ये एंड ऑफ अगस्त और सितंबर होता है तो वो काश्तकार पंजाब का हो या सिंध का हो, उसमें 4 मेजर फसलें जो इस मुल्क की हैं उसमें वो 80 से 90% अपना एक्सपेंडिचर कर चुका होता है और ये हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। और इस वक्त अगर कोई नुकसान होता है तो वो मैक्सिमम नुकसान का अंदेशा होता है। तीसरा प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप अगस्त सितंबर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर जिन इलाकों में पानी रह गया है तो जो नेक्स्ट फसल है जिसको हम रबी की क्रॉप कहते हैं तो वो भी अंडर थ्रेट है। आपका ये सवाल कि तैयारी किस तरह की है, हमने पिछले सालों में देखा कि तैयारी ऐसी बात है क्वांटम से ज़्यादा एक कुदरती अगर कोई अलमिया है और आफत है तो उसको आप बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ तो कर नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह का हमें एग्जाम्पल सीखना चाहिए था 2010 और 22 का, उसमें क्या हो सकता था कि कम से कम जो बैरियर्स थे जो दरियाओं को रोकते हैं उनको क्या रिमूव किया गया, उन स्ट्रक्चर्स को, उसमें थोड़ा सा काम हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं। अब जाहिर सी बात है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत पुराना है, इसलिए हमारे पास जो ये कुदरती चीज़ें होती हैं इनका जो इम्पैक्ट होता है अनफॉर्चुनेटली पंजाब में भी ऐसा हुआ है। और हमें डर है कि खुदा ना खास्ता अगर सिंध में पानी 9-10 लाख क्यूसेक से बढ़ता है तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा डर और खदशा है। सही। और महमूद साहब ये कोई इस वक्त एक फूड क्राइसिस वाली सिचुएशन तो नहीं पैदा हो सकती? कीमतें हम देखते हैं कि इस तरह की कोई भी कुदरती आफत आती है तो अज खुद वो कीमतें भी बढ़ा दी जाती हैं। अभी वो शॉर्टेज हो ही नहीं होती लेकिन पहले से उस शॉर्टेज को बुनियाद बनाकर सब्जियों की और अनाज की, तो ये वाली सूरत हाल आप यहाँ सिंध में होती हुई तो नहीं देख रहे हैं आने वाले दिनों में? 2010 और 22 में 2010 का तो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग थी, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पूरे फ्लड हो गए थे सिंध के अंदर। उस वक्त उसको सुनामी से भी बहुत बड़ा सान्या कहा जा रहा था। उस वक्त भी पाकिस्तान में किसी ग्रेन की शॉर्टेज हुई थी। इस साल तो डिफरेंट कहानी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हैं, काश्तकार से बहुत सस्ते दामों ऑलरेडी ख़रीदी जा चुकी हैं। आपके पास चीनी मौजूद थी, जब मैक्सिमम चीनी मौजूद थी तो आपके पास 25% चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। गंदम की कीमत में ऑलरेडी 4-5 दिन से हम सुन रहे हैं कि होशरुबा इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। तो कमी तो अल्लाह ताला ना करे कि हमारे पास कोई किसी तरह की कभी हुई तो नहीं, हो तो सकती है वेजिटेबल्स की और इस चीज़ की, लेकिन जो ज़ख़ीरा अंदोज़ और दूसरे लोग हैं उनको सरकार को ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद नवाज शाह साहब से आबादगार बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत ने पहली एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025 का इफ्तिताह कर दिया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली के शदीद नुकसानात का सामना कर रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट, बदतरीन बारिशों और दरियाओं में तुग़यानी से 800 से ज़ायद जाने जा चुकी हैं। मुल्क को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम हादसात का जिम्मेदार माहौलियाती तब्दीली को करार दिया जा रहा है, जबकि ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। मुल्क में माहौलियाती आलूदगी की वजह एक बड़ी ट्रांसपोर्ट भी है। आज हर
फर्द अपनी ज़ाती गाड़ी या अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल रखना चाहता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में लाखों की तादाद में नई गाड़ियों का इजाफा हो रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में कुल 2 करोड़ के करीब गाड़ियाँ मौजूद हैं, जबकि हकीकत में ये तादाद 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब इनमें 2 से 3 पहियों वाली गाड़ियों की तादाद 1.5 करोड़ के करीब है, जबकि 4 व्हीलर्स की तादाद 28 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। अगरचे मोटरसाइकिल एक आम आदमी की सवारी तस्वुर की जाती है, लेकिन यह माहौलियाती आलूदगी की भी एक बड़ी वजह है। मोटरसाइकिल और चिंची रिक्शे भी एक बड़ी वजह में शामिल हैं। पूरे मुल्क में तेज़ी से बढ़ती गाड़ियों की वजूहात में मुतारफ़ करवाई जाने वाली वो मुख्तलिफ स्कीम्स और पैकेजेस हैं जिसके ज़रिए आसान इक़्तिसाद पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बआसानी मिल जाती हैं। दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी की मॉनिटरिंग करने वाले इदारे एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान मजमूई तौर पर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क है। बदकिस्मती से बड़े शहरों में आलूदगी का लेवल कई बार सारी हदें फलांग चुका है। इसकी बड़ी वजह पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद है। इस तनाजुर में न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी का इफ्तिताह ताज़ा हवा के झोंके की तरह है। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी के तहत सन 2030 तक मुल्क भर में 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक चार्जिंग पर मुंतकिल कर दी जाएंगी, जिससे आलूदगी में खातिर ख्वाह कमी आएगी। इस पॉलिसी के तहत मुल्क भर में 3000 चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को सहल और आम बनाया जा सके। इससे न सिर्फ फिजा में 3.5-4 मिलियन टन कार्बन के अखराज में कमी आएगी, जिससे माहौल खुशगवार असरात का सामना उसको करना पड़ेगा और सेहत आमा से जुड़े बड़े मसाइल में भी कमी आ सकेगी। बड़े शहरों में स्मोक का रोग भी ख़त्म करने में मदद मिलेगी। इस पॉलिसी का एक फ़ायदा यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में कमी से कौमी ख़जाने को भी सालाना 538 अरब रुपए की बचत हो सकेगी। इदारा बराए शुमारियात पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2025 में पेट्रोलियम मसनूआत की इम्पोर्ट्स पर 1.3 अरब डॉलर ज़र मुबादला खर्च हुआ, जो गुज़िश्ता साल जुलाई के मुकाबले में 6.4% ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल जुलाई में पेट्रोलियम मसनूआत की इम्पोर्ट का वॉल्यूम 1.2 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह से पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ माहौल ही नहीं सेहत पर भी भारी पड़ती हैं। नई पॉलिसी से पाकिस्तान की जान इस मसले से भी छूट सकती है। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए नहायत अहम संग मील है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीनी ईवीज़, बैटरीज और रोबोटिक्स ड्रोन्स में ताउन की कोशिशें इस वक्त कर रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर हैं और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ऑयल इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए ईवीज़ को अपनाना बहुत ज़रूरी है। चीनी कंपनी ज़राई मकासद के लिए लिथियम बैटरियों से चलने वाले ड्रोन भी तैयार कर रही है। सेहत, ज़राअत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोबोटिक्स और ड्रोन का इस्तेमाल आलमी सतह पर अब फैलता जा रहा है। ड्रोन सैलाब और कुदरती आफात के दौरान बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब सवाल ये कि जो पॉलिसी लाई गई है वो अपने तमाम अहदाफ को हासिल कर पाएगी, क्या वाकई मईशत के लिए रिलीफ साबित होगा, और देखना यह भी है कि सतह पर इसके समरात फौरी तौर पर नजर आएंगे। और फिर सबसे बढ़कर यह कि क्या ये पॉलिसी पाकिस्तान को दुनिया के माहौल दोस्त ममालिक की सफ में खड़ा करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बिलाल भट्ट साहब CEO हैं खौगान एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि जॉइंट वेंचर ये होने जा रहा है। चाइनीज़ कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा इस वक्त इंटरेस्ट है हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी ईवीज़ का, और फिर यहाँ कुछ प्लांट्स वगैरह भी लगने जा रहे हैं। तो कितना गेम चेंजिंग मोमेंट ये आपको फील हो रहा है, और 2030 तक के जो आदाफ हैं इस नई पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद अब ये आसानी के साथ हासिल हो सकेंगे? सर इस तरह है कि रिसेंटली हमने जो फैक्ट्री हमारी लाहौर में है फॉर 2 व्हीलर्स, जिसमें 4 व्हीलर गाड़ियों में और 7 बस में भी जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडली हमारी मीटिंग हुई थी, तो हम इसमें लिथियम बैटरीज में इसको जो स्कूटी है वो लेके आ रहे हैं। अब लिथियम बैटरी का जो प्लांट है इन फ्यूचर विद इन नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम इसका प्लांट जो है असेंबलिंग प्लांट वो पाकिस्तान में लगा रहे हैं, इधर लाहौर में, ठीक है। इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो इकोनॉमिकली है, ये जो लोग रोज़मर्रा की जॉब पे जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, पेट्रोल के लगा रहे हैं, उसमें ये है कि उनके लिए ये बड़ा इकोनॉमिकली है। आप इलेक्ट्रिसिटी किसी भी जिस तरह फ़ोन चार्ज करते हैं इसी तरह आपने स्कूटी भी 4 घंटे में कंप्लीट चार्जिंग उसकी हो जाती है। अब इस स्कूटीज़ जो हैं इनमें डिफरेंट एक ना स्पेसिफिकेशंस हैं, डिपेंड करता है उसकी बैटरी पे कि कितने एम्पेयर की बैटरी है। उस हिसाब से जो सबसे कम स्कूटी है वो जो हम बना रहे हैं 70-80 किलोमीटर से लेके 70 to 80 किलोमीटर टू 130 किलोमीटर हमारे पास अवेलेबल है। उसके डिफरेंट उसके स्पेक्स हैं और डिफरेंट उसके जो है वो मॉडल्स हैं। तो बिलाल साहब, ये जो लिथियम बैटरीज को इस्तेमाल करते हुए और ड्रोन्स भी तैयार किए जा रहे हैं, ये ड्रोन्स किस हद तक कारआमद साबित होंगे? इस वक्त जो हम पूरा एक माहौल देख रहे हैं मुल्क में, इस वक्त हमारी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मुतासर है, तो ये कुछ हेल्पफुल इस सिलसिले में भी हो सकते हैं, अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं?
सर हम जो है एक रोबोटिक मशीन्स लेके आ रहे हैं जिसमें टोटली एग्रीकल्चर में वो यूज हो। वो जो रोबोट एग्रीकल्चर में जैसे यूज होंगे ना, उसके ऊपर फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स हैं वो आप रख देंगे और वो ऑटोमेटिकली आप ऑटोमेटिकली फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी अपने ऑफिस में बैठ के। तो वो जो फर्टिलाइजर्स हैं जो एग्रीकल्चर में है वो उसमें यूज हो सकते हैं। उसको कहते हैं रोबोटिक जो है ना एग्रीकल्चर पार्ट्स, उसमें वो भी लिथियम में होते हैं। सही। अच्छा, ये जो 2 और 3 व्हीलर्स आप ये ईवीज अब यहाँ पर असेंबल होंगी और चाइना की कंपनी के साथ आपका जॉइंट वेंचर है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता 4 व्हीलर्स की तरफ भी ये सिलसिला जाएगा, असेंबलिंग से हम आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा सकते हैं? जी सर, इनिशियली जो है हमने 4 व्हीलर गाड़ियां जो है वो सैंपल के तौर पे 5 to 6 पीस वो हमने इंपोर्ट करनी है। विद इन नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह इंपोर्ट हो जाएंगी और उसके मुताबिक जो है उसके बाद इन फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम यहाँ पे उसकी असेंबलिंग स्टार्ट करें। पार्ट्स जो है वो चाइना से आएंगे और वो जो 4 व्हीलर्स हैं सर मिनिमम 180 किलोमीटर टू 200 मिनिमम 180 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर वो राइड कर सकते हैं इन फुल चार्जिंग। गवर्नमेंट की इस स्कीम की लॉन्चिंग के बाद ये जो पब्लिक है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ है, थोड़ी हाइप बनी है अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आने की, चूँकि 2030 तक के जो अहदाफ हैं वो आपको हासिल होते हुए नज़र आ रहे हैं अभी इस वक्त जो लोगों का रुझान है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानिब? जी सर, इसका रुझान काफी बढ़ेगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इकोनॉमिक है। इकोनॉमिकली इसलिए है कि जो जॉब करता है फॉर एग्जांपल वो मंथली उसका जो फ्यूल है, फ्यूल चार्जिंग है वो 15 to 20,000 है। अगर एक बंदा 50 to 60,000 कमा रहा है, 50 से 60,000 रुपया, 15-20 हजार रुपया तो उसका फ्यूल का लग जाता है। इसमें घर के जिस तरह फोन चार्जिंग पे लगाए उसने सॉकेट पे चार्जिंग में किसी भी सॉकेट पे लगा के सुबह उठे फुल चार्जिंग हो जाएगी, 120 किलोमीटर वो राइड कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटी दी है कि जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सब्सिडी भी है और 24 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट भी है। 24 मंथ्स में वो इंस्टॉलमेंट भी है, ये 2 व्हीलर के लिए है। और सर इसी तरह जो है वो 3 व्हीलर के लिए भी है। 3 व्हीलर में जिसमें आ जाता है रक्षा और कार्गो लोडर, इसके लिए भी जो गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी दी है 4 लाख रुपया, 400,000। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भट्ट साहब, CEO खागवान हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।